सभी बिंद्रा सर की स्पीच सुनकर तालियां बजाने लगे। मयंक को और मिलेनियर्स की सक्सेस स्टोरी जानने का मन हुआ। इन लोगों की कहानी से उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मयंक ने हिम्मत करके कहा, सर, और कोई सक्सेसफुल शख्स हैं क्या जिनकी लाइफ की स्टोरी आपको मोटिवेटिंग लगती हो? प्लीज शेयर कीजिए। सर कहते हैं, चलो एक और बड़े कॉमन मिलेनियर्स की ही लाइफ को डिस्कस करते हैं। सभी जानते होंगे उसे, मेटा का फाउंडर मार्क जकरबर्ग। वैसे तो मार्क जकरबर्ग की कहानी से आप ये सीख सकते हैं कि फेलियर से भी हम हिम्मत जुटाकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में असफलता से जो मोटिवेशन मिलती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, और तभी हम दुनिया से जुड़कर अपने सक्सेस का रास्ता बना सकते हैं। दुनिया को आपस में एक साथ जोड़ने वाला इंसान भी फेलियर से इंस्पायर हुआ था। मार्क की सक्सेस की कहानी शुरू हुई उनकी स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मार्क ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, जहां उनकी मुलाकात डस्टिन मास्कोविट्ज, एडुआर्डो सवेरिन और क्रिस ह्यूज से हुई, और यही मार्क की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मार्क के सेकेंड ईयर में उन्होंने इन दोस्तों के साथ मिलकर अपने हॉस्टल में एक वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट का प्राइमरी पर्पस हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए था, जहां बच्चे अपना प्रोफाइल बना सकते थे और फोटो अपलोड कर सकते थे। इस वेबसाइट को बनाने और सर्वर खरीदने के लिए मार्क के पास पैसे नहीं थे। तब एडुआर्डो सेवेरिन ने $15,000 इन्वेस्ट किए और उसे thefacebook.com नाम दिया। 2004 में फेसबुक का ऑफिशियल लॉन्च हुआ। 2004 में मार्क और उनके दोस्तों ने ऑफिशियल रूप से फेसबुक का लॉन्च किया, और मार्क जकरबर्ग ने इस कंपनी के सीईओ के रूप में पद संभाला। सोशल मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, तो आने वाला ट्विस्ट भी आपको पता होगा। एडुआर्डो सवेरिन और मार्क जकरबर्ग के बीच कुछ अनबन हो गई, और उसका नतीजा हुआ एक कोर्ट केस। काफी लंबे चौड़े एग्रीमेंट और एक मोटे कंपनसेशन रकम के बाद सेवेरिन को फेसबुक से हटा दिया गया। धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रसिद्ध होने लगे, जिसमें फेसबुक सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, और 2008 में मार्क एक मिलेनियर बन गए। 2012 में मार्क ने फेसबुक का आईपीओ लॉन्च किया, और उसी साल उन्होंने व्हाट्सएप को भी खरीदा। थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम को भी फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। हाल ही में मेटा कंपनी ने मेटावर्स के आइडिया को भी हकीकत में बदलने का प्रस्ताव रखा है। 2023 की फोर्ब्स की रिपोर्ट की माने तो मार्क जकरबर्ग $111.6 बिलियन के साथ दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी हैं। मार्क जकरबर्ग की बहुत ग्रे पर्सनैलिटी है, और उनमें कई कमियां हैं। मार्क की पर्सनैलिटी थोड़ी शाई और इंट्रोवर्ट है। उन्हें आमतौर पर पब्लिक में जाना, मीडिया से बात करना नहीं पसंद है। ये उनके करियर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन यही चीज उन्हें कंट्रोवर्सीज से बचा के रखती है। उनके बिजनेस के हाईज और लोज को लेकर बेकार की चर्चा नहीं होती है। अपने इंट्रोवर्ट एटीट्यूड के साथ ही मार्क ने अपना अंपायर खड़ा किया है। उन्होंने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया और समय के साथ खुद को चेंज किया। आपको पता ही होगा, फेसबुक कई कारणों से अक्सर न्यूज में रहा है, लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर मार्क जकरबर्ग ने किसी भी अड़चन को अपने सक्सेस को रोकने नहीं दिया। सर, क्या एंटरप्रेन्योर बनने का स्कोप यूएस में ही है? इंडिया में तो शार्क टैंक के अलावा हमने कहीं अपना बिजनेस स्टार्ट करने की बातें तक नहीं सुनी। क्या इंडिया में एंटरप्रेन्योर बनने का स्कोप नहीं है? एक और न्यू ज्वाइनी ने सवाल किया। इस तरीके का हेल्दी डिस्कशन बिंद्रा सर को बहुत पसंद था, मोस्टली इसलिए क्योंकि इससे उन्हें पता चलता था कि उन्होंने अपनी कंपनी के लिए सही टाइप का कैंडिडेट हायर किया है या नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसने कहा कि इंडिया में यंग मिलेनियर्स नहीं है? और मैं ये टाटा अंबानी जैसे जनरेशनल वेल्थ वाले बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं। ये वहम है कि इंडिया में स्टार्टअप्स नहीं होते। यहाँ कई एस्पायरिंग माइंड्स हैं, और पिछले कुछ सालों में हमारे देश में बहुत से यूनिकॉर्न बिजनेस शुरू हुए हैं, जैसे कि ओला। और ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। ओला की शुरुआत तो हम सबके सामने ही हुई है। भाविश को ओला का आइडिया तब आया जब एक बार वेकेशन के दौरान उन्होंने जिस टैक्सी और ड्राइवर को बुक किया था, उसने बीच रास्ते में एक्स्ट्रा पैसे मांगे। अब ड्राइवर की साजिश थी कि अनजान जगह पर इंसान क्या ही कर सकता है, पैसे देने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन भाविश को यह मनमानी बिल्कुल मंजूर नहीं थी।
गाड़ी से उसी ही वक्त उतरकर भाविश घंटों इंतजार करके बस से ही गए। लेकिन इस ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट ने उन्हें आइडिया दिया ओला टैक्सी का। उस वक्त हम सब ने टैक्सी सर्विस से ही टैक्सी रेंट की है। उन टैक्सी सर्विसेज में मोनोपोली की वजह से मुंह मांगा दाम तो देना ही पड़ता था। इसके साथ कस्टमर की बात सुनने वाला कोई नहीं था। कहीं अपनी समस्याओं की शिकायत नहीं की जा सकती थी। भाविश ने इस पर ही काम किया। शुरुआत में ओला सिर्फ एक वेबसाइट थी। इस वेंचर में भाविश का साथ दिया उनके आईआईटी के साथी अंकित ने। दोनों ने मिलकर 2011 में ओला की शुरुआत की। ओला की शुरुआत करना आसान नहीं था और न ही शुरुआती सालों का सफर। 20-21 एम्प्लॉइज के साथ ओला कॉल सेंटर और वेबसाइट के थ्रू बुकिंग लेता था और एक शॉर्ट नोटिस पर ही कंज्यूमर्स को कैब प्रोवाइड की जाती थी। भाविश का सबसे बड़ा कंसर्न रहा अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देना। ड्राइवर्स को उन्होंने फिक्स पेमेंट बेसिस पर ही रखा था, जिसमें कंपनी के कुछ पैरामीटर्स पूरे करने पर उन्हें महीने का 5,000 रुपए इंसेंटिव दिया जाता था। इस तरह की फिक्स्ड इनकम इंडिया में ड्राइवर्स के लिए बड़ी बात थी और यही कारण था कि ज्यादा ड्राइवर्स ओला ज्वाइन करने के लिए आने लगे। ओला को पहचान मिली 2014 से 2017 के बीच, जब इंटरनेट और स्मार्टफोन हर इंसान के हाथों में पहुंचने लगा और उसके बाद तो ओला की सफलता हिस्ट्री है। भाविश की कहानी में इंपॉर्टेंट है यह समझना कि जब अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़े तो उसे जाने मत दो। अक्सर हम मौके गंवा देते हैं क्योंकि हम रास्ते में आने वाली मुसीबतों को देखते हैं, जबकि हम उन मुसीबतों के पार मंजिल को नहीं देख पाते हैं। एक मुश्किल रास्ते के अंत पर ही सफलता हमारा इंतजार करती है। बस हमें मौके पर चौका मारना है। ये तो रही फेसबुक और ओला की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडरगारमेंट्स बनाकर भी कोई मल्टी मिलेनियर बन सकता है? आप सोचेंगे कि अंडरगारमेंट्स का क्या है, किसी भी कपड़े की दुकान पर सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन नहीं। एक लड़की ऐसी थी जिसने महिलाओं के लिए एक यूनिक अंडरगारमेंट बनाया और उस प्रोडक्ट के लिए दुनिया भर की महिलाएं दीवानी हो गईं। तो क्या है ये अंडरगारमेंट्स की कहानी, जानेंगे अगले एपिसोड में।